वास्तु जो है वो और ज्योतिष हमारा कहाँ से आया? वेदांग से आया। और वेदांग क्या है? वेदों का अंग। वेदांग जो है वो कहे जाते हैं वेदों के चक्षु। तो वेदों के जो चक्षु हैं उसमें ज्योतिष इतना अहम भूमिका निभाता है। असली वास्तुकार वही है जो घर में जाए और वो ये समझ जाए कि ये जो फील्ड है ना, एनर्जी का फील्ड जो है वो कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। हमारे यहाँ लकड़ी को अहम तत्व नहीं माना गया है। हर आदमी का घर एक फिंगरप्रिंट की तरह है। नो टू हाउसेज आर सेम। दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स and they have different you can say the destiny. So every house has a different destiny, and who makes that destiny? You make that destiny. तो अब आप ये भी कह रही हैं कि सिर्फ नक्शे की बात नहीं है, बात यहाँ पर ये भी है कि आप अपने घर में कौन से सामान रख रहे हैं और वो किस दिशा में रख रहे हैं और आप उससे कैसे जुड़ रहे हैं। जो आजकल की जनरेशन है, अल्फा जनरेशन और Gen जेन Z। ज़ीज़, तो ये सब जो है, ये सब कहेंगे ये तो वास्तु तो बहुत ही पुरानी चीज़ है। अब इसका आजकल में क्या रेलेवेंस है? क्या बात करने बैठ गए आप लोग है इसका? क्वांटम फिजिक्स ने दुनिया ही बदल दी कि जो पार्टिकल है वो अपना बिहेवियर बदल देता है देखने से, सिर्फ देखने से। नमस्कार, मैं हूं अर्चना शर्मा द्विवेदी और स्पंदनम के इस ऑफिशियल पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आजकल आपने एक बात पर गौर किया होगा तो वो ये है कि अचानक से जैसे ही आप ऑनलाइन आते हैं तो आपको वास्तु और ज्योतिष से जुड़े हुए विशेषज्ञों का बहुत सारा ज्ञान मिलता है। अचानक से इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बाढ़ सी आ गई है इंटरनेट पर। आप जैसे ही ऑनलाइन जाते हैं तो कोई आपकी कुंडली देकर आपका भाग्य बताता है, तो कोई वास्तु दोष का समाधान, कोई कहता है कि आपके जीवन का जो संघर्ष है उसमें आपकी कुंडली के ग्रह और उनकी दशा जिम्मेदार है, तो कोई कहता है कि खराब वास्तु का आपके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहरहाल इन सब के बीच में हमारा मन तो कहता है कि ये सुझाव सभी सही हैं, इन्हें मानना चाहिए, लेकिन अगले ही पल हमारा दिमाग कहता है भला कैसे सही है। तो हमें लगा कि कहीं कोई एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां पर आपके सवाल और उनके जवाबों को हम तर्क और सत्य की कसौटी पे परख सकें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और स्वागत करते हैं स्पंदनम की फाउंडर और आचार्य अनामिका सिंह जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार अनामिका जी, आप कैसी हैं? नमस्कार अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, मैं आपको काफ़ी व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ और जो इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं वो आपसे शायद इतने वाकिफ़ नहीं होंगे। तो मैं आगे आपसे ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि ये जो स्पंदनम शब्द वाक़ई बहुत खूबसूरत है और बड़ा कर्णप्रिय है। इस शब्द का चुनाव करना, वो भी अपने ब्रांड के लिए, क्या कोई ख़ास वजह थी आपकी? अर्चना, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी स्तुति करूँ। जी, प्लीज़, प्लीज़। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुभ्यो नमः, शिव शक्ति नमः। जी अर्चना जी। हम स्पंदनम की बात कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोई ख़ास वजह इस शब्द का चुनाव करने के लिए अपने ब्रांड के? हाँ अर्चना, ये शब्द जो है स्पंदन, ये आया है इसको समझाने के लिए मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ, जी, समय के पीछे लेके जी, चलती हूँ। ज़रूर। जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय कुछ भी नहीं था। हुँ, न पृथ्वी थी, न दिशा थी, न कुछ भी नहीं था सृष्टि में। और सृष्टि की शुरुआत जब हुई तब ऋषियों ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। हुँ, और ऋषियों ने ये सोचते सोचते और इस प्रश्न का उत्तर लेते हुए जब वेदों की रचना हुई तो पहली बार उसमें ये आया कि चेतना जो है वहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ। फिर उपनिषदों ने उसे कहा कि ब्रह्म ही सब कुछ है और ब्रह्म से सृष्टि का आरंभ हुआ। हुँ, उसके बाद पुराणों ने कहा कि ब्रह्मा ने सृष्टि को किया, ब्रह्मा से सृष्टि आई। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सांख्य दर्शन ने कहा कि हुँ, प्रकृति और पुरुष
इन दो तत्वों से मिलके सृष्टि बनी। अब स्पंदन कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया? ये स्पंदन शब्द आया शैव दर्शन से। हम्म, जो कश्मीरी शैव तंत्र है उसमें जी स्पंद कारिका एक ग्रंथ है, जी। और उस स्पंद कारिका में स्पंदन को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि स्पंद क्या है। स्पंद वो है जो शिव की पहली कंपन है, पहली सूक्ष्म चेतना, वो जो है वो स्पंदन है, और उसी से फिर सृष्टि का आरंभ हुआ। तो ये स्पंद जो ना है गहरा अर्थ है इसका। जी बिल्कुल। अगर हम स्पंद पे बात करें तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा एपिसोड इस पे जा सकता है कि स्पंद क्या है। मतलब तो इतना ये गहरा शब्द है। बहुत ही गहरा है, और अगर हम इसको देखें, डिक्शनरी में देखें, तो हम्म, आपको इसका मीनिंग मिलेगा कि सिर्फ वाइब्रेशन है हम्म, या फिर सिर्फ एक कंपन है। हम्म, लेकिन नहीं, ये इसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये काफी सीमित स्पंद, करना होगा हाँ इसके ये तो इसके फिर अर्थ को। ये, हाँ ये बहुत ही सीमित है। स्पंद से निकला है हमारा सृष्टि, और उसके बाद जितना भी विस्तार हुआ, जितना भी ब्रह्मांड बना, उसका बेस जो है वो यही स्पंद है। वेदों में कहा कि ये विचार, ये एक विचार आया, एक इच्छा शक्ति का विचार हुआ कि मैं अनुभव करूं अपने हम्म, आप को, चेतना ने विस्तार करूं और अपने आप को देखूं, समझूं कि स्पंदन शिव शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये हम्म, शब्द जो है शिव हाँ, शक्ति के कॉन्टेक्स्ट में आता है। जी। तो चेतना जब अपने आप को अनुभव करती है तो उस समय एक छोटी सी वाइब्रेशन से शुरुआत करती है, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फिर ऊर्जा में बदलती है, फिर पंच तत्वों में बदलती है। हम्म, इस तरीके से आगे विस्तार होता चला जाता है। तो ये कितने स्पंदन है। अच्छे से आपने इसको परिभाषित किया। मतलब शुरुआत में मुझे सिर्फ एक शब्द दिखाई दे रहा था और अब आप मुझे लग रहा है कि सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। हम जी सब जुड़े हुए हैं इससे। बिल्कुल। शुक्रिया इसके लिए। अनामिका जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे परिचित हूँ, काफ़ी नज़दीक से मैं आपको जानती हूँ। लेकिन हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो आपसे बहुत परिचित नहीं होंगे। अगर आपकी इस जर्नी की शुरुआत की बात की जाए और इस जर्नी के बारे में शुरू किया जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब एक छोटा-सा परिचय हो जाए हमारे दर्शकों के लिए आपका। जी बिल्कुल। यही प्रश्न अगर आप सोचें तो आदि शंकराचार्य जी जब पहली बार गए, 8 साल की उम्र होगी उनकी, हुँ, और वो गए अपने गुरु जी के पास, जो गोविंद भगवत पाद जी हैं। हुँ, उन्होंने इस बालक से पूछा कि तुम कौन हो? हुँ। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम। तो ये परिचय तो मेरा खुद के लिए है कि मैं ऐसा समझती हूँ वाओ! कि बहुत हर खूबसूरत। हम चेतना को हमें ये समझना चाहिए कि हम में ही जो है भगवान बसते हैं। हुँ, और हाँ, दुनिया के लिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक वास्तुकार हूँ, और भी विधाओं में मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस लिए, इसमें अध्ययन किया, जिसमें कि रेकी है, टैरो है और एरोमा थेरेपी है। इस तरह से मैंने अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ाया है। हुँ, ज़रूरत क्या थी कि इतने सारी विविध विद्याओं को ग्रहण करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत तब लगी जब मैंने वास्तु कुछ की शुरुआत की। तो मुझे लगा सिर्फ वास्तु से हम बहुत कुछ एक घर में बदलाव तो कर पाते हैं, लेकिन पूरे जीवन को एक होलिस्टिक तरीके से हम उसमें बदलाव नहीं ला पाते। हुँ, क्यों? क्योंकि वास्तु अपनी जगह काम करता है, एस्ट्रोलॉजी अपनी तरफ काम करती है। ग्रहों का आप ग्रह नक्षत्र जो हैं, वो जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुँ, उसको लिए बिना वास्तु करना, हुँ। मुझे लगता है ये कहीं न कहीं जो है जस्टिस नहीं एक होगा। जस्टिस नहीं हो पाता। क्योंकि आपका जो आपसे वास्तु कराता है, उसकी उम्मीद होती है कि आप उसके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन करें जैसा वो हुँ, चाह रहा है। सकारात्मक और तौर उसको से। करने के लिए मुझे ये ज़रूरत मेरे को फ़ील हुई कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। इसके हुँ, बिना मैं वास्तु को ढंग से जस्टिस नहीं कर सकती। हुँ, और देखा जाए तो वास्तु जो है वो, और ज्योतिष हमारा कहाँ से आया? वेदांग से आया। हुँ, और वेदांग क्या है?
वेदों का अंग। वेदांग जो हैं वो कहे जाते हैं वेदों के चक्षु। तो वेदों के जो चक्षु हैं उसमें ज्योतिष इतना अहम भूमिका निभाता है कि उसको पूरा जाने बिना आप केवल उसका एक ही चीज़ रूप को आगे लेके चलेंगे तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो भी वास्तु करते हैं वो ज़रूर एस्ट्रोलॉजी साथ में पढ़ें और ये जाने कि ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं। तो इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ाई करी, अध्ययन किया। वैदिक वास्तु करने का पूरा मैंने अपना समय दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपको नीड फील होती है कि ये 2 चीज़ें तो आपने कर ली, लेकिन जब तक आप खुद कनेक्टेड नहीं हैं ईश्वर से, अगर आप अध्यात्म में नहीं हैं, अगर आपकी इंट्यूशन नहीं है तेज, तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कंपन है, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, जो स्पंदनम है जीवन जो स्पंदन है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। जी। क्योंकि देखिए किताबी ज्ञान आपको सब बता देता है। ये तो आप कभी कोई भी अगर गूगल पे डालेगा कि भाई कहाँ पे किचन होनी चाहिए, कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, तो बहुत आसानी से जान सकता है कि बहुत सही कह रही हैं आप, ये पोजीशंस आजकल हर कोई जानता है। पर एक असली वास्तुकार वही है जो घर में जाए और वो ये समझ जाए कि ये जो फील्ड है ना, एनर्जी का फील्ड जो है वो कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि तकनीकी से ऊपर, मतलब टेक्निकल चीजें आपने पढ़ ली और वो आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो जो स्पंदन है वहां पर जाने के बाद जी वो एक अलग चीज बताता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो घर है, घर जो है एक जीवित, हमने एक माना है स्ट्रक्चर, एक जीवंत स्ट्रक्चर है। हमने उसमें परिकल्पना करी है वास्तु पुरुष की। वास्तु पुरुष जो है वो उस घर में विराजमान है, वो एक जीवंत शक्ति है। तो जब आप एक जीवंत शक्ति को हैंडल करने जा रहे हैं, तो अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए, आपको अगर इन सूक्ष्म चीज़ों की अगर नहीं है जानकारी, तो आप उन वाइब्रेशंस को कैसे पकड़ेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात तो है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस विधा में आने से आप ज़रूर कोशिश करें कि आप सबसे पहली नींव अपनी अध्यात्म से जोड़ें, अपने आप की खुद की इंट्यूशन बढ़ाएं, ईश्वर के समीप जाएं। और दूसरा, और जो भी फील्ड्स हैं सब में अपने अपने देखिए गुण हैं, ठीक है। मैंने अपने आप को रेकी से भी जोड़ा, मैं यूनिवर्स से जुड़ी और मुझे उसकी बहुत ही हेल्प मिली। मुझे उसका इतना लाभ हुआ कि मैं जब भी अपने आप को किसी घर में मैं लेके जाती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यूनिवर्स आप मुझे गाइड करें, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे मैं इसको डील करूँ, तो मुझे उसके उत्तर मिलते हैं। मैं उन डायरेक्शंस में जाती हूँ जहाँ वाकई कुछ गड़बड़ हो रही होती है। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब आपका आता है, अनुभव तो है ही है, लेकिन जब आपकी इंट्यूशन, जब आपकी स्पंदन वो जब आपकी शक्ति वो जुड़ जाती है यूनिवर्स से, महसूस कर सकते हैं उस चीज को, तब आपको ये सब चीजें जो है गूढ़ विषय जो है उसमें आपको जाने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे लोग आए होंगे जो आपसे अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमारा वास्तु सही है कि गलत है, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अब तो आप गूगल पे टाइप कीजिए या एआई से पूछिए, तो वो आपको सारी चीज़ें डायरेक्शन बता देगा कहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ तक कि आप ये तक तय हो गया है कि किस वॉल पर, मतलब वो कौन सी दिशा वाली वॉल है, उस पर कौन सा कलर करना चाहिए, यहाँ तक की एजुकेशन लोगों में है जी। बट मैं सवाल करना चाहूँगी अंधविश्वास को लेकर, जी। क्योंकि हम चाहेंगे कि हम अपने इस पॉडकास्ट में अंधविश्वास को भी डिकोड करें। जी। कौन सी चीज़ें सही हैं तर्क के आधार पर भी और शास्त्रों के आधार पर भी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये आजकल के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, रेलेवेंट है। जिस तरीके से वास्तु को लिया जा रहा है, क्योंकि अनगिनत लोग हैं है अब ना, इस काम में। हाँ, उसमें बहुत सारे गुरु हैं। हाँ, इतने सारे लोग हैं जो इस विद्या का आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो विधा जहाँ से आई है, जिन शास्त्रों से आई है, आप उससे अलग हटके आप अपना शोध कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी नई विधा ला सकते हैं।
परंतु जो शास्त्रों में लिखा है उससे अलग हटके उसे वास्तु के नाम पे ना करें। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, बहुत से लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि जो पंच तत्व हैं, पंच तत्वों को जो उनका एक साइकिल है उसको ये माना जा रहा है कि भाई जल से हमारी, वाटर से वुड आई, वुड से जो है अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, और पृथ्वी से मेटल, और फिर मेटल से जल। जी, एक ये बहुत ही ये प्रचलित, आप ये कहना चाह रही हैं कि यही सही क्रम है? नहीं, ये सही कर्म हमारे शास्त्रों में नहीं है। अच्छा। हमारे शास्त्रों में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई वाटर से वुड आया। हमारे यहाँ लकड़ी को अहम तत्व नहीं माना गया है। हमारे यहाँ पंच तत्व माने गए हैं। आकाश, आकाश से आया वायु, वायु से आई अग्नि, और अग्नि से आया जल, अच्छा, और जल से आया पृथ्वी। ये क्रम है हमारे शास्त्रों में। कोई भी शास्त्र हमारा पढ़िए वास्तु में, आपको ये क्रम, यही क्रम मिलेगा, यही क्रम मिलेगा। ये जो क्रम मैंने जो आपको पहले बताया ये गलत नहीं है, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। ये दूसरे किसी समाज में डेवलप हुआ था, और वो क्यों डेवलप हुआ था, वो फंग शुई में डेवलप हुआ। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सीजन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि सीजन्स के हिसाब से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि ठीक है, वहाँ माना जाता है कि वाटर से वुड जो है वो ग्रोथ लाती है, क्योंकि वो उसको नरिश करता है। फिर उसके बाद उसके अलग आधार है, उसका अलग आधार है, उनका आधार है टोटली कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आए। लेकिन हमारे यहाँ ये क्रम नहीं दिया गया। हमारे यहाँ क्रम दिया गया तन मात्राओं से, कि अगर तन मात्रा जो हैं, अब तन मात्राओं को आप समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है और मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूं जब भी मुझे मौका मिले, कि मैं लोगों के सामने, ये हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि आपको एक सही जानकारी मिले, क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि विश्वसनीयता और तार्किकता ये दोनों अहम बिंदु हैं हमारे लिए, और इसीलिए अनामिका जी को हमने स्टूडियो में बुलाया है कि कम से कम वो ये जो असमंजस्य और जो भी जाले हैं ना दिमाग के कि ये सही है कि ये गलत है, वो काफी हद तक आज साफ हो जाएंगे वास्तु को लेके खास तौर से। देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में ये क्रम दिया गया कि आकाश से वायु आया, ठीक है। अब वायु में तत्व जो है आकाश का भी है, ठीक है। वायु क्या है, स्पर्श देता है। उसके आगे फिर क्या हमने बोला कि वायु के बाद आया आपका अग्नि, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में वायु भी है और आकाश भी है। दोनों तत्वों को आप अग्नि में महसूस कर सकते हैं। उसके बाद अग्नि के बाद क्या हमने बोला कि अग्नि के बाद आई पृथ्वी। तो पृथ्वी में आपको सारे ही तत्व मिलेंगे। आपको उसमें गंध भी मिलेगी, आपको उसमें स्पर्श भी मिलेगा, आपको उसमें कहना चाहिए कि जल भी मिलेगा, जल की जो है जल भी मिलेगा। तो पांचों तत्व जो हैं हमारे वो समाहित होते हैं जाके पृथ्वी तत्व में। हमारी डायरेक्शंस जो डिसाइड हुई पंच तत्वों में इस क्रम से नहीं डिसाइड हुई। हमारे यहाँ दिक्पाल माने गए, हर एक दिशा का एक दिक्पाल है, और उसी की जो चेतना है या कहिए कि जो उसका एक एसेंस है वो डिसाइड करता है कि नॉर्थ कैसा होना चाहिए, ईस्ट कैसा होना चाहिए, वेस्ट क्या होना चाहिए, साउथ क्या होना चाहिए। अगर चलिए हम मान लें अग्निकोण है, अग्निकोण में अग्नि देवता का वास है, तो हमने कहा कि भाई किचन यहाँ बननी चाहिए, बिल्कुल सही बात। फिर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जो है जल तत्व है, तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने पर शिव जी को ही वहाँ पे स्थापित कर रखा है, हमने कहा कि ईशान कोण है जी, ठीक है, तो वहाँ पे जल की हमने बात की। अब लेकिन अगर आप ये कहें कि क्रम जो है हम ऐसे बढ़ाएंगे कि जल से हम आगे आएंगे ईस्ट में, और ईस्ट को हमने कह दिया ये तो वुड है, ईस्ट वुड नहीं है। ईस्ट का देवता है इंद्र। इंद्र देवता जो है वो आपको देता है कि कैसे
आपको सुव्यवस्थित ढंग से अपना कार्य चलाना है। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करूं, जो आपने शुरुआत में कहा कि काल पुरुष, माफ कीजिएगा, कि जो आपने कहा कि वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष, वो हम कुंडली में इस्तेमाल करते हैं। जी। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो जो पुरुष वास्तु के तौर पर अगर हम देखें तो हेड का जो स्थान है वो ईशान कोण की तरफ आएगा। जी, बिल्कुल। ईशान कोण जो है वहाँ पे वास्तु पुरुष का जो है वो मस्तक होता है। हाँ, तो अगर ठीक है? वहां पर किसी का गेट खुल रहा है, जी। वो सही है आपके हिसाब से? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। मतलब उस घर की एंट्री वहां से हो रही है तो ये उचित है बहुत शुभ शास्त्रों के है, अनुसार? बहुत हाँ जी। ये जो आपने द्वार की बात करी तो हम्म। फिर एक ये अलग विषय हो हम्म। जाएगा कि हम्म। हम द्वार कैसे निर्धारित करें। हम्म। तो अभी द्वार निर्धारित करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं पदों में, हम्म। और उस पद पे हम देखते हैं कि कौन-सा देवता बैठा है। जो देवता शुभ हैं, उस ओके। उस पद पे अगर आपका द्वार खुलता है, हम्म। तो वो शुभता लाता है, वो समृद्धि तो लाता है। ईशान कोण के जो एंट्री ईशान है कोण वो में जो बहुत है खूबसूरत है। वो शुभ है, हम्म। लेकिन हर पद जो है, ओके। जैसे कि समझें आप कि 9 बाय 9 का एक ग्रिड माना जाता है। हम्म। 81 पद माने गए, जी। ठीक है? एक दिशा में जो है 9 पद हुए। हम्म। अब उस 9 पद पे देवी देवता और असुर भी, इसमें असुर भी हैं, वो लोग भी हम्म। बैठे हैं, ठीक है? अब आपको ये देखना है कि कौन से पद पे मैं मुख्य द्वार बनाऊं कि मुझे अपना जो मेरा जीवन का जो इंटेंशन है या मेरी आशा है हम्म। वो मेरी पूर्ण हो। हम्म। तो जैसे कि नॉर्थ में अगर आप कहें तो मैं नॉर्थ में मिडल में लूँगी। मिडल में अगर मैंने मुख्य द्वार लिया, तीसरे पद पे, चौथे पद पे, तो वो मेरे लिए शुभकारी है, हम्म। ठीक है? तो ये अब चलो हमने इस विषय को अगर टच अपॉन किया ही है, तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि वास्तु पुरुष मंडल में, जो वास्तु पुरुष मंडल है, इसमें हमारे 3 लेयर्स हैं। हम्म। 3 लेयर्स में क्या है कि सबसे जो आखिरी लेयर है, उसको हम बोलते हैं पैशाचिक लेयर। इसमें जो हैं वो ऐसी एनर्जीज़ हैं हम्म। जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, जी। प्रोटेक्टिव हैं, बट वो सारी शुभ नहीं हैं, उसमें असुर भी हैं, यक्ष हम्म। भी हैं, हम्म। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रोटेक्टिव हैं हम्म। उस बिल्डिंग के लिए। हम्म। तो वो जो आपकी जो बाउंड्री बनती है, हम्म। वो उसके लिए आप उसको कंसीडर करते हैं। तो हम्म। आप देखते हैं कि हमें कौन-सा देवता कौन-सा जो है असुर को दबाना है और किसको हमें एंट्री अंदर लेके आनी है। अच्छा, लेकिन ये सब जो है आपकी बाउंड्री पे ही होती है पैशाचिक लेयर। बताइए, हमारे दर्शक जब इतनी सारी और इतनी सूक्ष्म बातें समझ रहे हैं वास्तु को लेके, तो वो ये सोच रहे होंगे कि ये कितना डीप है। जी। और हर एक चैप्टर पर हज़ारों पन्ने इसके जी, पीछे हैं। बिल्कुल। बड़ा अगर हम मुश्किल है कि कुछ ही लम्हे में हम उसे समेट पाएँ। जी, बिल्कुल। मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि कि मैं क्या बताऊँ? एक टॉपिक जो है वो इतना विस्तृत होता जाता है कि हम हाँ, ये सोचते हैं कि मतलब क्या कि चीज़ कहाँ पर ये एंड होगा? हाँ, और हम दर्शकों को इसको कैसे हम लाभान्वित करवा पाएँ इस अपनी नहीं, वार्तालाप से। वो हम चाहेंगे कि धीरे-धीरे करके हम हमारी कोशिश है कि हम उस पर बाकायदा एक-एक पॉडकास्ट रखें। जैसे कि आपने दिशाओं के बारे में बताया, तत्व के बारे में बताया, जी। सही क्रम बताया और साथ ही ये भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाक़ई वास्तु का आपके जीवन पर असर पड़ता है। ये आप कह रही हैं, लेकिन क्या आप जो दर्शक हैं, क्या वो ये कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं बाहर काम करने जा रहा हूँ, तो सर तो मेरे मेरा घर तो मेरे साथ जा नहीं रहा है। तो हाँ। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अगर कुछ है भी गड़बड़ तो? नहीं, देखिए, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो हम ये मानते हैं कि ज्योतिष में कि उसके कुछ संचित कर्म हैं। हुँ। वो जो संचित कर्म लेके आता है, उसमें से जो प्रारब्ध है, जो वो इस जीवन में उन कर्मों का भोग करेगा, वो प्रारब्ध उसके साथ चलते हैं, ठीक? अब उसके ग्रह, नक्षत्र उसके जीवन को एक गाइडलाइन देंगे, अपने आप को सुधारने के लिए भी और उन अच्छे कर्मों का फल को भोगने के लिए भी। जी। ये आपका एक रोड मैप तैयार हो गया। हुँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री विल खत्म हो गई। हुँ, ठीक है, ये भी हुँ। एक एक टॉपिक है इंटरेस्टिंग कि फ्री विल कितनी है और ज्योतिष कितना है और क्या किस्मत ही सब कुछ है। ये बड़ा एक आजकल एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हुँ, देखिए, ज्योतिष जो है वो आपको समय बताती है, काल बताती है, हुँ, किस समय कौन-सा काम करना शुभ है। हुँ, वेदों तक में, जो वेदांग में ज्योतिष को क्यों लाया गया, हुँ, वो भी नक्षत्र को देख के, मुहूर्त को देख के यज्ञ किया जाता था। हुँ। उसका फल तभी मिलता था जब वो सही मुहूर्त उपर्युक्त, पर है, बिल्कुल उपयुक्त समय पर। नक्षत्र में हुँ, किया जाए। हुँ, तो आप ये समझिए कि जो मानव है, उसका जो जीवन है, अगर वो उसको ग्रह नक्षत्रों को अपने जीवन में नहीं लेके आता, तो वो कितनी बड़ी एक जानकारी से विमुक्त हुँ, है। हुँ, जो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा समय सही है, कौन-सा समय इस समय आपके लिए क्या बिज़नेस करना ठीक है, नहीं है? क्या आपको अभी जॉब में बने रहना चाहिए? ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आदमी अपने आप आंसर वो नहीं ले पाता। उसे चाहिए मुझे मुझे पता चल जाए कि हुँ, क्या मैं अभी रुकूँ? क्या मैं अपना हुँ, अभी निवेश करूँ? मैंने इतनी हुँ, मेहनत से पैसा हुँ। कमाया ये है। कहीं न कहीं हमारे अंतः तो मन में चलता रहता है हाँ, तो हमेशा, एक असमंजस रहता है कि क्या मैं ये निवेश करने से क्या मुझे फ़ायदा फ़ायदा होगा? होगा। तो ये कौन बता सकता है? ठीक है, हुँ, आपकी समझ बहुत है, लोग बहुत आपको हुँ, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन एक विधा ये भी है जो आपको बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है। हुँ, क्या इस समय साढ़े सती तो नहीं चल रही? क्या कोई ऐसा आपका मार्गेश ग्रह तो नहीं चल रहा? कैसा चल रहा है? हुँ, ग्रह कैसे चल रहे हैं? उनकी चाल क्या है? गोचर क्या है? तो ये सब जानकारी अगर है, तो आप सही निर्णय ले पाएँगे, अपने समय को बचा पाएँगे, अपने अंदर थोड़ा-सा ठहराव लाएँगे और समझेंगे कि देखिए ये समय अभी जो है हमें निकालना चाहिए, थोड़ी-सी हमें परेशान होने की ज़रूरत थोड़ा नहीं रुकने है। की ज़रूरत है। ज्योतिष हुँ। परेशान करने के लिए नहीं है। जी, जी, बिल्कुल अनामिका जी और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए जो मौजूदा समय पे जो भी पॉडकास्ट हैं, इस समय इंटरनेट पर वो भी कुछ न कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं क्योंकि ये जो भय का माहौल है, ये भी एक कारण है क्योंकि कहीं भी बात तार्किकता की नहीं है कोई और आप जब उन्हें सुनते हैं या वो जो भी सुझाव देते हैं, उसमें विश्वसनीयता महसूस नहीं होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि मन तो कहता है कि जो मैम या सर जो भी विशेषज्ञ हैं इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, वो जवाब तो सही दे रहे हैं और सुझाव भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। लेकिन फिर दिमाग के स्तर पे जाकर हमें ये लगता है कि नहीं कुछ समय और सुनना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए या एक सही आदमी को ढूँढना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। अनामिका जी जिस तरीके से आपने वास्तु को हमारे दर्शकों को बताया क्या ये सारी चीज़ें हमारे हाई राइज़ बिल्डिंग्स पर भी लागू होती हैं? बहुमंजिला इमारतों में जो घर हैं, मान लीजिए अगर प्रथम से द्वितीय तल यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप छठे फ्लोर पर हैं, तो उसका वास्तु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ये सच है वाक़ई या वहाँ पर भी वास्तु का अपना असर होता है? अगर हम मान लीजिए हम 15वाँ फ्लोर पर रह रहे हैं या 17वें फ्लोर पे रह रहे हैं, तो क्या वाक़ई ये चीज़ें मायने रखेंगी? ये असर करती हैं? अर्चना जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल के टाइम में जब जगह इतनी कम रह गई हैं हुँ। और मल्टी स्टोरीज़ जो हैं, वो बनती ही चली जा रही हैं। ऐसे में ये हर व्यक्ति के मन में एक क्वेश्चन आता है कि वास्तु का इम्पैक्ट जो है, वो तो शायद ग्राउंड फ्लोर पे ही होता होगा। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ घर बना है, तो उसी पे होता होगा। ऊपर की मंज़िलें जो हैं, उस पे तो कोई वास्तु का असर नहीं पड़ेगा। पर ऐसा अर्चना जी बिल्कुल नहीं है। हुँ, क्यों? वास्तु कैसे बनता कैसे है? हुँ। वास्तु बनता है जो घर की एनर्जी है। लेकिन क्या ज़मीन तत्व की अगर हम बात करें, जी, क्योंकि अगर आप छठे फ्लोर से ऊपर जाते हैं या जी, 10वें फ्लोर पर हैं, जी। तो वास्तु वहाँ भी काम करेगा? क्योंकि वहाँ शायद मजबूरी है लोगों की, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। जो भी अ, क्योंकि वो ज़मीन पे घर नहीं बना है। जो हाँ, एनर्जीज़ हैं, हुँ, वो आप पहले एनर्जी को समझने की कोशिश करिए हुँ, कि वास्तु में हम किन-किन एनर्जीज़ को कंसीडर करते हैं। जो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फ़ील्ड है, क्या वो ऊपर जाके कम हो जाएगा? क्या हुँ। ऊपर वाले माले में उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा? क्या आप ऊपर कंपास लेके जाएँगी, नॉर्थ साउथ नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। दिखाएगा। दिशाओं का अपना असर है, हुँ, दिशाएँ वहाँ भी हैं। बिल्कुल। फिर आप बताइए ग्रेविटेशनल पुल जो है, हुँ, 20वें माला कहिए चाहे आप 150 माला अच्छा। कहिए, हुँ, तो क्या वहाँ पे उसका असर नहीं पड़ेगा? हुँ,
बिल्कुल पड़ेगा। बल्कि आप यकीन मानिए कि इंटरनेट पर पॉडकास्ट में कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आप 15वें या 17वें माले पर हैं तो वहाँ पर वास्तु इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि नहीं, पृथ्वी तत्व जो है वो सीधे तौर से कनेक्ट नहीं होता वहाँ पर। ऐसा नहीं, मैंने सुना है बोलते हुए। नहीं, पृथ्वी तत्व जो है वो बिना पृथ्वी तत्व के तो ख़ैर फ्लोर कैसे बन रहा है? हाँ, ये बात भी सही ले है। और जो ऊर्जाएँ जो निकल के आ रही हैं, सूक्ष्म ऊर्जाएँ जो जी। निकल के आ रही हैं, तो अगर आप एक कमरे के अंदर बैठी हैं और आपका जो वाईफ़ाई का रूटर बाहर लगा है, आप अंदर कैच कर लेती हैं ना सिग्नल? हुँ, तो वो कैसे आता है? दीवार के अंदर कैसे आता है? हुँ, वो कहाँ से? दीवार तोड़ के तो नहीं आता, हुँ, पर वो आपके पास पहुँचती हैं रेज़, कैसे हुँ, पहुँचती हैं? और हुँ, आप साक्षात देख ही रही हैं कि हुँ, आप किसी भी मंज़िल पे चली जाएँ, हुँ, आपको सिग्नल मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? सूक्ष्म ऊर्जाएँ हैं, और वो वहाँ काम वेव्स कर रही हैं। हैं, वो हुँ। हर जगह प्रेज़ेंट हैं, क्वांटम फ़ील्ड पूरे में है। आप बच नहीं सकते हैं इन वेव्स से, इन स्पंदन से। तो यानी ये बहुत ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है, जो हुँ, एक वास्तु होता है, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं ऐसे नहीं बनता है। वास्तु बनता है ऊर्जाओं से, दिशाओं से और जो मानव की खुद की एनर्जी है, जब वो इन सब के साथ कनेक्ट करती है, तो ये एक फिंगरप्रिंट की तरह बन जाता है। हुँ, क्यों? क्योंकि हर मानव दूसरे मानव से अलग है। वो समझिए कि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर हुँ। बिल्कुल सेम बना है, बिल्कुल वही कमरे हैं, लेकिन उसी क्या दिशा कुछ में भी कमरे अंतर हैं। होगा? क्या कुछ भी अंतर होगा? अंतर इंडिपेंडेंट हाउस बना है और हाई राइज़ में है। देखिए कुछ हाई तो फ़र्क राइज़ होगा में वास्तु के हिसाब से? देखिए, हाई राइज़ में लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है? हुँ, मेरे नीचे वाले का और ऊपर वाले का दोनों का सेम घर बना है, हुँ। सारी दिशाएँ सेम हैं, सेम कमरे फ्लोर्स सेम होते हैं, हैं, हाँ। टॉयलेट सेम जगह पे हैं, हुँ। लेकिन वो आदमी तो तरक्की कर रहा है, मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ। ये 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 एक इतना बड़ा सवाल है, ये क्वेश्चन सवाल मार्क है है वास्तु के सीरियसली ऊपर कि हाँ, वास्तु कुछ नहीं होता हाँ। है, देखो हुँ, दोनों सेम है। हुँ, अरे वास्तु सिर्फ बिल्डिंग का, दीवारों का नाम नहीं है, हुँ, वास्तु नाम है आपकी ऊर्जा उन ऊर्जाओं के साथ कैसे कनेक्ट हुई है, कनेक्ट जो होती हैं। आपके घर की ऊर्जाएँ हैं। जी। आपने उस घर में क्या रखा है? क्या हुँ, आपके घर में क्लटर है? क्या आपने दिशाओं को सही तरीके से जिस तत्व को जहाँ होना चाहिए, क्या वैसा आपने किया? हुँ, नहीं किया। अगर आपने नहीं किया, तो आपका घर दूसरे घर से बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं कहना चाहूँगी कि ये हर आदमी का घर एक फिंगरप्रिंट की हुँ, तरह है। हुँ, नो टू हाउसेज़ आर सेम। They have different energy levels and they have different, you can say the destiny. Every house has a different destiny. And who हुँ, makes that destiny? हुँ। You make that destiny. तो अब आप ये भी कह रही हैं कि सिर्फ़ नक्शे की बात नहीं है, बात यहाँ पर ये भी है कि आप अपने घर में कौन-से सामान रख रहे हैं और वो किस दिशा में रख रहे और हैं। आप उससे कैसे जुड़ रहे हैं? हुँ, सबसे बड़ी बात है आपका होना। अगर आप हुँ, उस घर में नहीं हैं, एक इसमें ये भी अहम आता है बात। हुँ। जी देखिए, जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो गई, ये मैं पूछने भी चाह रही थी तो क्या आपसे। जी। उसके ऊपर असर पड़ेगा उसका? हाँ, हेड नहीं, नहीं हेड ऑफ़ पड़ेगा, फैमिली और नहीं या पड़ेगा, फिर जिसके नाम पर घर है। नहीं पड़ेगा। अच्छा। वास्तु का असर सिर्फ़ उस पे पड़ता है जो उस घर में रहता है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो ऊर्जाएँ उसी ने निर्माण करी हैं। उसने अपनी ऊर्जाओं को घर की ऊर्जाओं से मिक्स करके एक ऐसा फ़ील्ड बनाया हुँ, है, जो कि उसी पे इम्पैक्ट डालेगा। हुँ। अगर वो व्यक्ति जिसका घर वो है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, तो उस पे उसका असर नहीं होगा। असर रहने वाले पे होता है। इससे ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि घर किसके नाम पर, जी नहीं, है ना? हुँ, जो घर में रहता है, हुँ। उसके ऊपर उसका असर जो भी ओनरशिप है, उसके जी, अलावा भी उसका असर पड़ेगा, जो भी जी, उस घर में रहेगा। जी। लेकिन क्या वाक़ई आपको भी कभी दिक्कत आती है लोगों को सलाह देते हुए या उपाय बताते हुए, जब लोग बहुत आधुनिकता के साथ आपसे मिलते हैं और वो भी हम उस दौर में बैठे हैं जहाँ एआई से अब हम हर चीज़ पूछ रहे हैं, यानी कि मानसिक सुख का भी इलाज हम एआई से पूछ रहे हैं, मतलब एक मशीन हमें बता रही है कि कैसे आप सुखी रह सकते हैं। तो नहीं। ऐसी स्थिति में वास्तु जैसी पौराणिक चीज़ें बहुत मुश्किल तो होता होगा कन्विंस करना क्योंकि सवालों से भरे हुए होते होंगे लोग जब आप उनसे बात करती होंगी। बिल्कुल सही कहा अर्चना जी। आज का समय जो है वो और ज़्यादा जटिल होता जा रहा है। जितना हम एआई और जितना हमारी आधुनिकताएँ बढ़ती जा रही हैं,
ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो कर रही हैं, हुँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो वास्तविक जीवन से आपको दूर भी ले जा रही हैं। अब देखिए आप, बहुत ही सिंपल सा साधारण है, वास्तु जो है एक प्रकृति के साथ एक सामंजस्य जो होता है हुँ, उसको जोड़ने की कला है। हुँ, सूर्य उगता है ईस्ट से, फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट जो जाती है साउथ से जाती है और फिर जी, वो वेस्ट में जाके छुप जाता है। हुँ, इसी क्रम को फॉलो करते हुए वास्तु बनाया गया हुँ, कि आप जो है ईस्ट में अपना या तो बैठने का कुछ मेडिटेशन करें, हुँ, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट होता है लेकिन ईस्ट में भी, या हुँ, आप एक वहाँ पे अपना छोटा सा गार्डन बनाएं, वहाँ पे बैठें। क्यों? हुँ, क्योंकि जो सूर्य की उस समय की जो किरणें हैं वो आपके डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल, हार्मोनल लेवल उसको बढ़ाती हैं। आप में हुँ, अलर्टनेस बढ़ती है, हुँ, आप में जो है कार्य ऊर्जा आपकी बढ़ती है। हुँ, ये प्रमाणिक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसे ही कह रही हूँ, इसको आप गूगल करके दे सकते हैं। हुँ, सूर्य जो है वो हमारे प्राणों का दाता है। हुँ, क्यों? अब वो हमारे बॉडी की सर्कैडियन रिदम उसको सेट करता है। तो हमने वास्तु को कैसे किया कि हुँ, आप शुरुआत करें अपने दिन की नॉर्थ ईस्ट से, पूजा हुँ, से। क्यों? क्योंकि वो माइंड को क्लियर करता है। हुँ, ठीक है? उसकी ऊर्जाएं ऐसी हैं। ईस्ट में जाइए, हुँ, अपना सूर्य की जो अच्छी किरणें हैं उनका भरपूर लाभ यानी उठाइए, सूर्य का अपना प्रकाश बेहद स्वास्थ्य ज़रूरी है। बढ़ाइए। हुँ, हुँ, फिर आप साउथ ईस्ट में किचन में जाते हैं, हुँ, फिर उसके बाद साउथ को हमने बोला कि भाई भारी कर दो, हुँ, यहाँ पे भारी पर्दे लगा दो ताकि या उसकी, भारी सामान भी रख हाँ, सकते कि हैं हम। हुँ, सूर्य की जो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं वो आपको खतरनाक होती हैं, वो हुँ, आपको हार्म ना इम्पैक्ट करें। ना हुँ, करें। हुँ, इसी तरीके से सूर्य के मूवमेंट से हमने वास्तु को डिजाइन किया है। हुँ, वास्तु विधा जो है वो आप सोचिए कितनी आज तक कारगर है। क्या हुँ, इसमें कुछ भी चेंज हुआ है? क्या सूर्य पश्चिम से आने लगा क्या? नहीं। हुँ। तो फिर वास्तु कैसे बदल जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है अनामिका जी कि पूरी तरीके से वास्तु जो है ना वो स्पंदन और ऊर्जा का विज्ञान है। पूरी तरीके से मुझे ऐसे ये साइंस है एक्चुअली और टोटली मैथ है और मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। नहीं देखिए, इसमें मेरा एक अपनी तरफ से थोड़ा सा और रहेगा। हालांकि समय की भी थोड़ी सीमित वो मैंने है, जैसा दायरे कहा ना हैं, कि लेकिन बहुत फिर कुछ भी है। जैसे आपने कहा एआई का ज़माना, तो हुँ, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जो आजकल की जनरेशन है, अल्फा जनरेशन और जेन जेन ज़ी। ज़ीज़, तो ये सब जो है, ये सब कहेंगे ये तो वास्तु तो बहुत ही पुरानी चीज़ है, अब हाँ, इसका आजकल में क्या क्या रेलेवेंस बात है? करने बैठ क्या गए आप रेलेवेंस लोग है हैं? इसका? लेकिन एक बात सोचिए, देखिए फिज़िक्स भी बदला। न्यूटन के टाइम पे जो फिज़िक्स था और जो आज के टाइम में क्वांटम फिज़िक्स है, दोनों में चेंज आया। क्वांटम फिज़िक्स ने दुनिया ही बदल दी। क्वांटम फिज़िक्स अगर नहीं होता, तो ये जो आप एआई देख रही हैं, हुँ, कंप्यूटर चिप्स देख रही हैं, हुँ, ये सब नहीं होता। हुँ, वही चीज़ अगर आप अप्लाई करना चाहें वास्तु में, हुँ, तो आपने एक ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट, आप पढ़िएगा या अगर आपने पढ़ा है हुँ, बहुत अच्छी हुँ, बात है। हुँ, हुँ, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हाइजेनबर्ग ने बोला कि जो पार्टिकल है वो अपना बिहेवियर बदल देता है देखने से, हुँ, सिर्फ देखने से। हुँ, या वो वेव की तरह चलेगा या वो पार्टिकल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सपेरिमेंट डबल स्प्लिट किया गया, बहुत लोग जानते हैं इस बात को, जी। एटलीस्ट जेंजीज हाँ, और ये तो अल्फा ज़रूर लोग जानते जानते होंगे। हैं। ठीक है, अल्फ़ा। तो मैं उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहती हूँ। उसका निष्कर्ष ये निकला कि पार्टिकल का बिहेवियर आप तय नहीं कर सकते, हुँ, वो चेंज हो सकता वो है, चेंज होते वो रहते वेव भी हैं। बन सकता है, वो पार्टिकल भी बन सकता है। तो जैसा, और ये हमारे उपनिषदों में क्या कहा गया? यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हुँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आपके घर में जो क्वांटम फील्ड है, जी, अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है, संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। तो बताइए। इसीलिए अगर आप अपनी चीज़ों को वास्तु के ढंग से, अगर आप उसको अपने घर को बनाते हैं, तो संभवतः आपकी उसका असर रियलिटी आपको कुछ और दिखेगा। होगी, जी, अच्छी जी। होगी, और आप अपने अनुसार उसे ढाल सकते हैं। जी, अनामिका जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से सवाल आपसे पूछूँ और कौन से छोड़ूँ।
क्योंकि वाक़ई हमें ऐसा लग रहा था कि पॉडकास्ट को कवर करने के दौरान और जब हम इसकी रूपरेखा बना रहे थे, तो हमें ये लगा कि क्यों ना हम बुनियादी सवालों से शुरुआत करें इस कार्यक्रम की। क्योंकि आपके मन में हो सकता है अभी भी बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं, जिनको सही समाधान या उनको सही जवाब नहीं मिले हैं अभी भी। तो हमारी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ज़रूर आपके सवालों को समाधान मिला होगा और जैसा कि मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जिज्ञासा ही हमारे इस मंच की असली ताकत है। तो आप सभी से गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो समाधान और तर्क की तलाश कर रहा है, तो आपके लिए ये सही मंच है। थैंक यू सो मच अनामिका जी, एक बार फिर से थैंक यू सो मच। अर्चना जी, स्पंदनम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।